टीका अभियान को लेकर सवाल उठने लगा कि पिछले साल जब दुनिया के बड़े देश खरीद रहे थे तब भारत क्या कर रहा था। इसका सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा था, इसलिए सरकार टीके के वितरण के काम में लगी हुई थी। अमेरिका जैसे देश अपनी कंपनियों के अलावा दूसरे देश की कंपनियों से भी टीका खरीद रहे थे। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें अपने देश के वैज्ञानिकों पर कम भरोसा था। केंद्र सरकार ने आज इस फैसले के बहाने क्या सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने से खुद को बचाया है? सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि टीका अभियान से जुड़ी एक एक फाइल अदालत के सामने पेश की जाए। कोर्ट ने कहा कि टीका का ऑर्डर कब दिया गया, कब एडवांस दिया गया, उसकी सारी जानकारी पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के टीका देने की जो भी नीति बनाई गई है उसका कोई तार्किक आधार नहीं है, यानी बिना सोचे समझे बनाई गई लगती है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक की खरीद का जो भी रिकॉर्ड है उसका पूरा डेटा दिया जाए, हर तारीख को कितने डोज की खरीद का ऑर्डर किया गया है बताया जाए, किस तारीख को सप्लाई की बात कही गई है। आलोचना में तो बहुत सारे सवाल उठे थे। सवाल यह भी उठा था कि चारों तरफ लाशें दिख रही हैं, फिर भी सरकार और शमशान के रिकॉर्ड में अंतर क्यों है? इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि मरने वालों की संख्या कम बताई जा रही है, इस पर भी केंद्र ने कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने इसे 100 साल की सबसे बड़ी महामारी कहा। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन 1918 में जब भारत में स्पेनिश फ्लू आया था तब 2 करोड़ से अधिक लोग मर गए थे। प्रधानमंत्री किस पैमाने पर इसे 100 साल की सबसे बड़ी महामारी कह रहे हैं? उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कहते कि मरने वालों की संख्या को छिपाना मानवता के लिए अच्छा नहीं है, विश्व गुरु टाइप के देश के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रायल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारतीय कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए दिए गए। यही सुना आपने? क्या वाकई इस काम के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए गए? 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में उनकी ही सरकार ने हलफनामे में कहा है कि सीरम और भारत बायोटेक को क्लिनिकल ट्रायल के लिए कुल 46 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी हलफनामे में केंद्र सरकार कहती है कि इन दोनों कंपनियों को टीके की रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 1 पैसा नहीं दिया गया है, जबकि कोवैक्सीन को पीपीपी मॉडल से बनाया गया है। इसमें आईसीएमआर और भारत बायोटेक दोनों साझीदार हैं। क्या ये हजारों करोड़ हैं? सरकार ही कह रही है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में कोई पैसा नहीं दिया गया। क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत बायोटेक और सीरम को कुल 46 करोड़ दिए गए। बाद में मई और अप्रैल के महीने में कुछ हजार करोड़ रुपए देने की बात होती है, वो भी उधार के तौर पर, लेकिन डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए 1 पैसा नहीं दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि जो भी बड़ा पैसा दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा दिया गया है, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए नहीं। प्रधानमंत्री आसानी से बोल गए कि हजारों करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक 20 सालों से जिस तकनीक पर काम कर रहे थे उसी के परिणाम से यह टीका तैयार हुआ, जिसे आप कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। गार्डियन में इसी साल खबर छपी है कि इस टीके की रिसर्च और इसके विकास में लगा 97% पैसा पब्लिक फंड से था। ऑक्सफोर्ड को मिले 1000 करोड़ रुपए में से अधिकतर ब्रिटेन के टैक्स भरने वाले नागरिकों ने दिए थे या संस्थाओं ने। यह पैसा 2 दशकों की इस रिसर्च को मिलता रहा। यूके की सरकार, वेलकम ट्रस्ट और अमेरिकी और यूरोप के संस्थानों ने भी काफी फंड दिए। कोविशील्ड का इंटेलेक्चुअल पेटेंट एस्ट्राजेनेका के पास है, जिस वजह से सीरम को कई डोज इंग्लैंड भेजनी पड़ी है। सीरम के पास कोविशील्ड का सब लाइसेंस है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीरम ने कोविशील्ड टीके के विकास में और उसकी रिसर्च में क्या योगदान दिया है?
क्या सीरम ने सिर्फ उत्पादन ही किया है या रिसर्च भी किया है? प्रधानमंत्री बार बार चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण पर जोर देते रहे, लेकिन जब सब कुछ इतना ही चरणबद्ध था तो फिर मई के महीने में अचानक इतना बड़ा संकट क्यों आया? क्यों टीका केंद्र बंद होने लगे? उन्होंने यह नहीं बताया कि राज्यों को 1 मई के बाद से अधिक डोज दिए गए हैं या पहले से भी कम डोज दिए जाने लगे हैं। निश्चित रूप से संकट अभूतपूर्व और अकल्पनीय रहा, लेकिन यह बिल्कुल अकल्पनीय नहीं था कि महामारी किस रूप में लौट सकती है और मेडिकल ढांचे कैसे